साल 1878 में मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की डिग्री ली और फिर नेटली गया, जहां आर्मी सर्जन्स के लिए जो ट्रेनिंग प्रिस्क्राइब्ड होती है वह पूरी की। अपनी पढ़ाई ख़त्म करने के बाद मुझे 5th नॉर्थम्बरलैंड फ्यूजिलियर्स के साथ असिस्टेंट सर्जन के रूप में अटैच किया गया। उस समय रेजिमेंट इंडिया में तैनात थी, लेकिन मैं उनके साथ जुड़ पाता उससे पहले ही 2nd अफ़गान वॉर शुरू हो गया। जब मैं बॉम्बे पहुंचा तो मुझे पता चला कि मेरी रेजिमेंट पहले ही आगे बढ़ चुकी है, माउंटेन पास पार करके दुश्मन के इलाके में काफ़ी अंदर तक पहुंच चुकी है। मैं भी बाकी ऑफिसर्स के साथ उनके पीछे गया और अंततः सेफली कंदहार पहुंच गया, जहां मेरी रेजिमेंट थी, और मैंने तुरंत अपनी ड्यूटीज़ संभाल ली। इस कैंपेन ने कई लोगों को ऑनर और प्रमोशन दिया, लेकिन मेरे हिस्से में सिर्फ बदकिस्मती और डिज़ास्टर आया। मुझे मेरी ब्रिगेड से हटाकर बर्कशायर्स के साथ अटैच कर दिया गया और उनके साथ मैंने मेवैंड की फेटल बैटल में हिस्सा लिया। वहीं मुझे कंधे पर एक जेजेल बुलेट लगी, जिसने हड्डी तोड़ दी और सब क्लेवियन आर्टरी को छूते हुए निकल गई। अगर मेरे ऑर्डरली मुर्रे की बहादुरी और समर्पण न होता तो मैं गजिज के हाथों मारा जाता। उसने मुझे एक पैक हॉर्स पर डालकर किसी तरह ब्रिटिश लाइंस तक पहुंचा दिया। दर्द से टूटा हुआ और लगातार हार्डशिप्स के कारण कमज़ोर हो चुका मैं कई घायल सैनिकों के साथ पेशावर के बेस हॉस्पिटल भेजा गया। वहाँ मेरी हालत कुछ सुधरी, मैं वार्ड्स में चल फिर सकता था और वेरांडा में धूप भी ले सकता था, लेकिन तभी मुझे एंट्रिक फीवर हो गया, जो इंडिया में बहुत ख़तरनाक माना जाता था। कई महीनों तक मेरी जान पर बनी रही, और जब आखिरकार मैं रिकवर हुआ तो इतना कमज़ोर और दुबला हो चुका था कि मेडिकल बोर्ड ने तय किया कि मुझे तुरंत इंग्लैंड भेजा जाए। मुझे ट्रूपशिप ओरोंटेस में भेजा गया और 1 महीने बाद मैं पोर्ट्समाउथ पहुंचा। मेरी हेल्थ पूरी तरह ख़राब हो चुकी थी, लेकिन मुझे 9 महीने की छुट्टी दी गई ताकि मैं अपनी हालत सुधार सकूं। इंग्लैंड में मेरा कोई परिवार नहीं था, इसलिए मैं पूरी तरह अकेला था, या यूं कहें कि उतना ही स्वतंत्र था जितना कोई आदमी हो सकता है जो दिन के 11 शिलिंग्स और 6 पेंस कमाता हो। ऐसी स्थिति में मैं स्वाभाविक रूप से लंदन चला गया, वह बड़ा शहर जहां एम्पायर के सारे आइडल और एमलेस लोग खींचे चले आते हैं। मैं स्ट्रैंड के एक प्राइवेट होटल में रहने लगा, एक खाली और बेकार सी ज़िंदगी जीते हुए, और जितना पैसा था उससे ज़्यादा खर्च करता हुआ। जल्द ही मेरी आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब हो गई कि मुझे समझ आ गया कि या तो लंदन छोड़कर कंट्री साइड चला जाऊं या फिर अपने रहने के तरीके को पूरी तरह बदल दूं। मैंने दूसरा विकल्प चुना और फैसला किया कि होटल छोड़कर कोई सस्ता अकोमोडेशन ढूंढूं। उसी दिन जब मैंने यह निर्णय लिया, मैं क्राइटेरियन बार में खड़ा था कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मुड़कर देखा तो वह स्टैफोर्ड था, जो बार्ट्स हॉस्पिटल में मेरा ड्रेसर रह चुका था। लंदन जैसे विशाल शहर में एक परिचित चेहरा देखना एक अकेले आदमी के लिए बहुत बड़ी बात होती है। पहले हम इतने घनिष्ठ नहीं थे, लेकिन उस समय मैं उसे देखकर सच में खुश हो गया, और वह भी मुझे देखकर प्रसन्न लगा। मैंने तुरंत उसे होलबोर्न में लंच के लिए चलने को कहा और हम दोनों एक हैंडसम कैब में बैठकर निकल पड़े। रास्ते में उसने मुझे देखकर कहा, वैटसन, तुमने अपने साथ क्या कर लिया है? तुम लकड़ी की तरह पतले हो गए हो और धूप में जले हुए लगते हो। मैंने उसे अपनी पूरी कहानी संक्षेप में सुना दी और हम डेस्टिनेशन पहुंचते पहुंचते मेरी बात खत्म हो गई। उसने सहानुभूति से कहा, बेचारे, अब क्या करने का इरादा है? मैंने जवाब दिया, रहने के लिए जगह ढूंढ रहा हूँ। यह समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या कम कीमत में आरामदायक रूम्स मिल सकते हैं। स्टैमफोर्ड ने कहा, अजीब बात है, आज तुम दूसरे आदमी हो जिसने मुझसे यही बात कही है। मैंने पूछा, पहला कौन था? वह बोला, एक आदमी जो हॉस्पिटल की केमिकल लेबोरेटरी में काम करता है। आज सुबह वह भी शिकायत कर रहा था कि उसे कोई नहीं मिल रहा जो उसके साथ रूम शेयर कर सके। उसने कुछ अच्छे कमरे ढूंढे हैं, लेकिन अकेले अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं तुरंत बोल पड़ा, अगर उसे कोई पार्टनर चाहिए तो मैं बिल्कुल सही आदमी हूँ। अकेले रहने से बेहतर है किसी के साथ रहना। स्टैमफोर्ड ने मुझे अपने वाइन ग्लास के ऊपर से कुछ अजीब तरीके से देखा। तुम अभी शर्लक होम्स को नहीं जानते, उसने कहा। हो सकता है तुम उसे लगातार साथी के रूप में पसंद न करो। मैंने पूछा, क्यों, उसमें ऐसा क्या है? नहीं, मैं यह नहीं कह रहा कि उसमें कुछ खराब है, उसने जवाब दिया। बस उसके विचार थोड़े अजीब हैं।
वह साइंस की कुछ शाखाओं में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता है। जहाँ तक मैं जानता हूँ वह एक ठीक ठाक इंसान है। मैंने कहा, वह मेडिकल स्टूडेंट है क्या? नहीं, स्टैफोर्ड बोला, मुझे नहीं पता कि वह आखिर करना क्या चाहता है। एनाटॉमी में उसकी अच्छी पकड़ है और वह एक फर्स्ट क्लास केमिस्ट है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है उसने कभी कोई प्रॉपर मेडिकल कोर्स नहीं किया। उसकी पढ़ाई बहुत बिखरी हुई और अजीब ढंग की है, लेकिन उसने इतनी अलग अलग चीज़ों का नॉलेज इकट्ठा कर लिया है कि उसके प्रोफेसर्स भी हैरान हो जाएं। मैंने पूछा, तुमने कभी उससे नहीं पूछा कि वह क्या करना चाहता है? नहीं, उसने कहा, उसे खुलकर बात करने के लिए तैयार करना आसान नहीं है। हालांकि जब उसका मन होता है तो वह काफ़ी बातूनी हो सकता है। मैंने कहा, मैं उससे मिलना चाहूँगा। अगर मुझे किसी के साथ रहना है तो मैं ऐसे आदमी को पसंद करूँगा जो पढ़ाकू और शांत स्वभाव का हो। मैं अभी इतना मजबूत नहीं हूँ कि ज़्यादा शोर शराबा या एक्साइटमेंट सह सकूँ। अफ़गानिस्तान में मुझे इतना सब झेलना पड़ा है कि अब ज़िंदगी भर के लिए काफ़ी है। मैं उससे कैसे मिल सकता हूँ? स्टैमफोर्ड ने जवाब दिया, वह अक्सर लैब में मिलता है। कभी कभी वह हफ्तों तक वहाँ नहीं जाता और कभी सुबह से रात तक वहीं काम करता रहता है। अगर तुम चाहो तो लंच के बाद हम वहाँ साथ चल सकते हैं। मैंने कहा, ज़रूर। इसके बाद हमारी बातचीत किसी और विषय पर चली गई। होलबोर्न से निकलने के बाद जब हम हॉस्पिटल की तरफ जा रहे थे तो स्टैमफोर्ड ने मुझे उस व्यक्ति के बारे में कुछ और बातें बताईं जिसके साथ मैं रहने वाला था। अगर तुम दोनों की नहीं बनी तो मुझे दोष मत देना, उसने कहा। मैं उसके बारे में बस इतना ही जानता हूँ जितना कभी कभी लैब में मिलने से पता चला है। यह अरेंजमेंट तुमने खुद सुझाया है, इसलिए जिम्मेदारी तुम्हारी है। मैंने जवाब दिया, अगर हमारी नहीं बनी तो अलग होना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है स्टैफोर्ड, मैंने उसे ध्यान से देखते हुए कहा, कि तुम इस मामले से अपने हाथ धोना चाहते हो। क्या उसका स्वभाव इतना खराब है या कोई और बात है? साफ साफ बताओ। वह हंसते हुए बोला, कुछ चीज़ों को शब्दों में बताना मुश्किल होता है होल्म्स, मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा साइंटिफिक है, इतना कि वह थोड़ा कोल्ड ब्लडेड लग सकता है। मैं उसे ऐसा आदमी मान सकता हूँ जो किसी दोस्त को कोई नया वेजिटेबल एल्कलॉइड सिर्फ इसलिए दे दे कि वह उसके इफ़ेक्ट को ठीक ठीक समझ सके। बुरा इरादा नहीं होगा, सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए। और सच कहूँ तो वह खुद भी वही चीज़ उतनी ही आसानी से ले लेगा। उसे एग्जैक्ट और प्रिसाइज नॉलेज का जुनून है। मैंने कहा, यह तो अच्छी बात है। हाँ, स्टैमफोर्ड बोला, लेकिन कभी कभी यह हद से ज़्यादा हो जाता है। जैसे डिसेक्टिंग रूम में डेड बॉडीज़ को डंडे से मारकर यह देखना कि मरने के बाद चोट के निशान कितने बनते हैं, यह कुछ ज़्यादा ही अजीब नहीं है? मैंने हैरानी से कहा, डेड बॉडीज़ को मारता है? हाँ, उसने कहा, यह चेक करने के लिए कि डेथ के बाद ब्रूजेस कितने बनते हैं। मैंने खुद उसे ऐसा करते देखा है। मैंने कहा, और फिर भी तुम कहते हो कि वह मेडिकल स्टूडेंट नहीं है? नहीं, उसने जवाब दिया, भगवान ही जाने वह क्या करना चाहता है, लेकिन हम पहुंच गए हैं। अब तुम खुद ही उसके बारे में राय बना लो। यह कहते हुए हम एक संकरी गली में मुड़े और एक छोटे से साइड डोर से हॉस्पिटल के एक हिस्से में दाखिल हुए। यह जगह मेरे लिए जानी पहचानी थी। हम पत्थर की सीढ़ियाँ चढ़े और एक लंबे कॉरिडोर से गुजरे जिसकी दीवारें सफ़ेद थीं और दरवाजे हल्के भूरे रंग के थे। आखिर में एक छोटा सा मुड़ा हुआ रास्ता था जो केमिकल लेबोरेटरी की तरफ जाता था। यह एक बड़ा कमरा था जिसमें हर तरफ बॉटल्स भरी हुई थीं। बड़े बड़े टेबल थे जिन पर रिटोर्ट्स, टेस्ट ट्यूब्स और छोटे छोटे बंसन लैंप्स रखे थे जिनकी नीली लौ जल रही थी। कमरे में सिर्फ एक आदमी था जो एक टेबल पर झुककर अपने काम में डूबा हुआ था। जैसे ही उसने हमारे कदमों की आवाज़ सुनी उसने सिर उठाया और खुशी से उछल पड़ा। मैंने ढूंढ लिया, मैंने ढूंढ लिया, वह चिल्लाया और टेस्ट ट्यूब हाथ में लेकर हमारी तरफ दौड़ा। मैंने एक ऐसा रिएजेंट खोज लिया है जो सिर्फ हीमोग्लोबिन पर रिएक्ट करता है और किसी चीज़ पर नहीं। उसके चेहरे पर ऐसी खुशी थी जैसे उसने कोई सोने की खान खोज ली हो। स्टैफोर्ड ने हमारा परिचय कराया, डॉक्टर वॉटसन, मिस्टर शर्लक होम्स। उसने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ा और कहा, आप कैसे हैं? आप अफ़गानिस्तान में रहे हैं, मैं देख सकता हूँ। मैं चौंक गया। आपको यह कैसे पता चला? मैंने हैरानी से पूछा। कोई बात नहीं, उसने हल्की हंसी के साथ कहा, अभी सवाल ये है हेमोग्लोबिन का। तुम्हें इस खोज की अहमियत तो समझ आ रही होगी। मैंने कहा,
केमिकली तो ये इंटरेस्टिंग है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन प्रैक्टिकली, अरे यार, वह बीच में ही बोल पड़ा, यह पिछले कई सालों की सबसे प्रैक्टिकल मेडिको लीगल डिस्कवरी है। समझते नहीं, इससे ब्लड स्टेन्स का एकदम पक्का टेस्ट मिल जाता है। इधर आओ। वह उत्साह में मेरा कोट पकड़कर मुझे उस टेबल तक ले गया जहां वह काम कर रहा था। चलो थोड़ा फ्रेश ब्लड लेते हैं, उसने कहा और एक लंबी सुई से अपनी उंगली चुभोकर खून की एक बूंद निकाली और उसे पिपेट में भर लिया। अब मैं इस थोड़ी सी ब्लड क्वांटिटी को 1 लीटर पानी में मिलाता हूँ। देखो यह मिक्सचर बिल्कुल साफ़ पानी जैसा लग रहा है। इसमें ब्लड का प्रोपोर्शन 1 लाख में 1 से भी कम होगा। फिर भी मुझे पूरा यकीन है कि हम इसका रिएक्शन पा लेंगे। इतना कहकर उसने उसमें कुछ सफ़ेद क्रिस्टल्स डाले और फिर एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड की कुछ बूंदें मिलाईं। एक ही पल में मिक्सचर का रंग बदलकर हल्का भूरा मेहोगनी जैसा हो गया और नीचे एक भूरी सी तलछट जम गई। हाँ हाँ, वह ताली बजाकर बोला, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी बच्चे को नया खिलौना मिल गया हो। अब बताओ कैसा लगा? मैंने कहा, यह काफ़ी सेंसिटिव टेस्ट लगता है। ब्यूटीफुल, बिल्कुल ब्यूटीफुल, वह बोला। पुराना गियाकम टेस्ट बहुत ही अनरिलायबल था और माइक्रोस्कोप से ब्लड कॉर्पसेल्स देखना वह भी बेकार हो जाता है अगर स्टेन्स कुछ घंटों पुराने हों। लेकिन यह तो नए और पुराने दोनों ब्लड पर काम करता है। अगर यह टेस्ट पहले होता तो आज कई लोग जो आज़ाद घूम रहे हैं बहुत पहले सज़ा पा चुके होते। मैंने धीरे से कहा, सच? वह बोला, क्रिमिनल केसेस में अक्सर यही सबसे बड़ा सवाल होता है। कोई आदमी महीनों बाद सस्पेक्ट होता है, उसके कपड़ों पर भूरा दाग मिलता है। अब वह ब्लड है या मिट्टी या जंग या फल का दाग, कौन बताए? यही सवाल एक्सपर्ट्स को हमेशा उलझाता रहा है क्योंकि कोई रिलायबल टेस्ट था ही नहीं। लेकिन अब हमारे पास शर्लॉक होम्स का टेस्ट है। अब कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने अपना हाथ दिल पर रखा और हल्का सा झुककर ऐसे इशारा किया जैसे सामने कोई ऑडियंस खड़ी हो। मैंने कहा, तुम्हें बधाई हो। और सच कहूँ तो मैं उसकी इस एक्साइटमेंट से थोड़ा हैरान था। वह बोला, फ्रैंकफर्ट का वॉन बिशॉफ केस याद है? अगर यह टेस्ट होता तो वह ज़रूर फांसी चढ़ता। फिर ब्रैडफोर्ड का मेसन, नोटोरियस मूलर, मॉन्टपेलियर का लेफेव्रे और न्यू ऑरलीन्स का सैमसन, ऐसे कई केसेस हैं जहां यह डिसाइसिव साबित होता। स्टैमफोर्ड हंसते हुए बोला, तुम तो क्राइम का चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया लगते हो। तुम चाहो तो एक न्यूज़पेपर शुरू कर सकते हो, पुलिस न्यूज़ ऑफ द पास्ट। होम्स ने उंगली पर प्लास्टर लगाते हुए कहा, काफ़ी इंटरेस्टिंग, पढ़ने लायक होगा। फिर मेरी तरफ मुड़कर मुस्कुराया। मुझे थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है क्योंकि मैं पॉइजन्स के साथ भी काफ़ी एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मैंने देखा कि उसकी उंगलियां छोटे छोटे प्लास्टर से ढकी थीं और एसिड्स के कारण उनका रंग भी बदल गया था। स्टैमफोर्ड एक 3 टांग वाले स्टूल पर बैठ गया और मेरे लिए दूसरा आगे खिसका दिया। हम यहाँ काम से आए हैं, उसने कहा। मेरा यह दोस्त रहने के लिए जगह ढूंढ रहा है और तुम भी कंप्लेन कर रहे थे कि तुम्हें कोई नहीं मिल रहा जो रेंट शेयर करे, तो मैंने सोचा तुम दोनों को मिलवा दूं। होम्स ये सुनकर काफ़ी खुश हो गया। मेरी नज़र बेकर स्ट्रीट में एक स्वीट पर है, उसने कहा, जो हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। तुम्हें स्ट्रॉन्ग टबैको की स्मेल से कोई दिक्कत तो नहीं? मैंने कहा, मैं खुद शिप्स टबैको पीता हूँ। वह बोला, तो फिर ठीक है। मैं अक्सर केमिकल्स रखता हूँ और कभी कभी एक्सपेरिमेंट्स करता हूँ। इससे तुम्हें परेशानी तो नहीं होगी? मैंने कहा, बिल्कुल नहीं। वह बोला, देखते हैं मेरी और क्या कमियां हैं। कभी कभी मैं पूरी तरह चुप हो जाता हूँ और कई दिनों तक एक शब्द नहीं बोलता। उस समय यह मत समझना कि मैं नाराज़ हूँ। बस मुझे अकेला छोड़ देना, मैं खुद ठीक हो जाऊँगा। अब तुम बताओ, तुम्हारी क्या आदतें हैं? साथ रहने से पहले दोनों को एक दूसरे की कमियां पता होनी चाहिए। मैं हंस पड़ा और बोला, मेरे पास एक बुल पप है। मुझे शोर शराबा पसंद नहीं है क्योंकि मेरी नर्व्स अभी भी कमज़ोर हैं। मैं अजीब अजीब समय पर उठता हूँ और बहुत लेज़ी हूँ। जब मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊँगा तो शायद और भी कुछ आदतें सामने आई, लेकिन फ़िलहाल यही मुख्य है। उसने तुरंत पूछा, क्या वायलिन बजाना तुम्हारे हिसाब से शोर में आता है? मैंने जवाब दिया, यह प्लेयर पर डिपेंड करता है। अगर वायलिन अच्छा बजाया जाए तो वह किसी वरदान से कम नहीं,
लेकिन अगर ख़राब बजाया जाए तो। अरे यह तो बिल्कुल ठीक है, वह हंसते हुए बोला। तो फिर हम इसे तय मान सकते हैं अगर तुम्हें कमरे पसंद आ जाए। मैंने पूछा, हम उन्हें कब देखने चले? वह बोला, कल दोपहर ठीक 12 बजे यहाँ आ जाना, फिर हम साथ चलेंगे और सब फाइनलाइज कर लेंगे। मैंने उसका हाथ मिलाते हुए कहा, ठीक है 12 बजे बिल्कुल। हम उसे उसके केमिकल्स के बीच काम करते हुए छोड़कर बाहर निकले और साथ साथ मेरे होटल की ओर चल पड़े। मैंने अचानक रुककर स्टैमफोर्ड से पूछा, वैसे एक बात बताओ, उसे कैसे पता चला कि मैं अफ़गानिस्तान से आया हूँ? स्टैमफोर्ड हल्का सा मुस्कुराया, एक अजीब सी रहस्यमयी मुस्कान। वह बोला, वही उसकी खास बात है। बहुत लोगों ने यह समझने की कोशिश की है कि वह चीज़ें कैसे पता करता है। मैंने उत्साह से कहा, ओह, तो ये एक मिस्ट्री है। मैंने हाथ रगड़ते हुए कहा, काफ़ी दिलचस्प लग रहा है। तुमने हम दोनों को मिलवाया, इसके लिए मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। तुम जानते हो, इंसान का असली अध्ययन इंसान ही होता है। स्टैफोर्ड ने विदा लेते हुए कहा, तो फिर उसे ध्यान से स्टडी करना। वह आसान नहीं है, एक काफ़ी पेचीदा दिमाग है। मैं शर्त लगाता हूँ कि वह तुम्हारे बारे में तुमसे ज़्यादा जान लेगा। मैंने कहा, अच्छा, फिर मिलते हैं। और वह चला गया। मैं धीरे धीरे अपने होटल की तरफ बढ़ा, अपने इस नए परिचित के बारे में सोचते हुए, और सच कहूँ तो उसके प्रति मेरी दिलचस्पी काफ़ी बढ़ चुकी थी।